क्या जंगें सिर्फ ज्यादा फौज रखने से ही जीती जाती हैं? और अगर इसका जवाब हाँ होता तो शायद ग़ज़वा बदर का नतीजा मुख्तलिफ ना होता। एक तरफ तकरीबन 1000 कुरैश का लश्कर था और दूसरी तरफ 313 मुसलमान, जो कि तादाद में भी कम थे, वसाइल में भी कम थे और जिनके पास जंगी साजो सामान भी बहुत ही कम था। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि फतह आखिर मुमकिन कैसे हुई? क्या ये सिर्फ तादाद का मुकाबला था या इसका फैसला किसी और चीज ने किया था? आज हम इसी सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। लास्ट एपिसोड में हमने डिस्कस किया था कि ग़ज़वा बदर अचानक से शुरू नहीं हुई थी, बल्कि ये एक स्ट्रेटेजिक चेन ऑफ डिसीजन था, जिसमें एक फैसला मदीना में हुआ, फिर अबू सुफियान ने अपने लश्कर का रास्ता बदला और उसके साथ मक्का ने एक लश्कर रवाना किया और आखिरकार दोनों कुव्वतें बदर के मुकाम पर इकट्ठी पहुंच गईं। अब वापसी का रास्ता तकरीबन खत्म हो चुका था और फैसला मैदान बदर में होना था। लेकिन यहाँ मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा कि अगर आप एक फौज के कमांडर हो और आपको ये बात मालूम हो कि आपका दुश्मन आपसे 3 गुना ज्यादा है ताकत में, तो आप क्या फैसला करेंगे? फौरन हमला कर देंगे या बैटलफील्ड का इंतखाब करेंगे? हिस्ट्री हमें ये बताती है कि ग्रेटेस्ट लीडर पहले दुश्मन को नहीं देखते, बल्कि पहले वो बैटलफील्ड को स्टडी करते हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगला फैसला यही था। अक्सर लोग ये समझते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि वॉर कैसी लड़ी जाए, लेकिन मिलिट्री हिस्ट्री हमें ये बताती है कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि वॉर कहाँ लड़ी जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लश्कर के साथ बदर के करीब एक मुकाम पर पड़ाव किया और ये एक रूटीन का मिलिट्री डिसीजन लगता था। लेकिन फिर एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने इस पूरी वॉर की डायरेक्शन चेंज की और उसका नतीजा बिल्कुल ही डिफरेंट निकला। एक सहाबी हब्बाब बिन मंजर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और इंतहाई अदब से पूछा कि या रसूलुल्लाह, क्या ये जगह अल्लाह की तरफ से मुकर्रर की गई है या ये कोई जंगी हिकमत अमली के तहत आपने इस जगह का इंतखाब किया है? और ये सवाल बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। अगर ये अल्लाह की तरफ से वही होती तो इसमें किसी इंसानी राय की गुंजाइश नहीं थी, लेकिन रसूलुल्लाह ने फरमाया कि ये मेरी जंगी राय है। ये जवाब सुनते ही हब्बाब बिन मंजर ने अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह, मेरी राय ये है कि अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़कर पानी के कुओं के ऊपर कब्जा कर लें और बाकी कुओं को इस्तेमाल में ना आने दें ताकि पानी हमारे इख्तियार में हो, तो दुश्मन को आसानी से ही दस्तयाब नहीं हो सकेगा। और ये सिर्फ एक मशवरा नहीं था, बल्कि किसी भी जंग के लिए एक ऑपरेशनल एडवांटेज का सवाल था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ इस तजवीज़ को सुना, बल्कि उसको फौरन कबूल किया और मुसलमानों ने अपना पहला पड़ाव छोड़ा और नए मुकाम के ऊपर वो मुंतकिल हो गए। जरा सोचिए कि वॉर अभी शुरू भी नहीं हुई, एक तलवार भी नहीं चली, एक तीर भी नहीं चला, लेकिन वॉर का बैलेंस अभी से बदलना शुरू हो गया है। यही वजह है कि आज भी दुनिया की हर बड़ी मिलिट्री एकेडमी में सिर्फ फौजियों की तादाद नहीं पढ़ाई जाती, बल्कि ये पढ़ाया जाता है कि टेरेन, लॉजिस्टिक, मोबिलिटी और लीडरशिप क्या है, क्योंकि जंगें अक्सर मैदान के बेहतर इंतखाब की वजह से ही जीती जाती हैं। अब दोनों लश्कर बदर के मुकाम पर चंद सौ मीटर के फासले पर एक दूसरे के आमने सामने थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी तक हमले का हुक्म नहीं दिया, क्योंकि एक अजीम कमांडर ये बात जानता है कि जंग का पहला मरहला हमला करना नहीं, बल्कि बेहतर तैयारी करना होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी फौज को ऑर्गेनाइज किया और हर शख्स को ये मालूम था कि उसकी पोजीशन क्या है, उसकी जिम्मेदारी क्या है और उसकी दस्ते का लीडर कौन है। और आज भी मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर कोई भी फौज जंग शुरू करने से पहले अपनी फॉर्मेशन बनाती है, क्योंकि जितने भी मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट हैं और मिलिट्री कमांडर हैं, उनको ये बात मालूम है कि अगर फौज गैर मुनज़्ज़म होगी तो वो अपनी ताकत जंग से पहले ही कम कर देगी। इस मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ मिलिट्री स्ट्रेटेजी के ऊपर ही डिपेंडेंट नहीं रहे, बल्कि उन्होंने अपनी फौज का मोराल भी बुलंद किया। और ये एक बहुत ही अहम नुक्ता है, क्योंकि हर फौज, उनके पास वेपन्स तो हो सकते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस हर फौज के पास नहीं होता। और हिस्ट्री ने हमें हमेशा यही लेसन दिया है कि जिन सिपाहियों को, जिस फौज को अपने लीडर के ऊपर कॉन्फिडेंस होता है, मैदान जंग में वो हमेशा साबित कदम रहते हैं। अब जरा अगर हम कुरैश के लश्कर की बात करें तो वो तादाद में भी ज्यादा थे, उनके पास घोड़े भी ज्यादा थे, उनके पास वसाइल भी ज्यादा थे और वेपन्स भी ज्यादा था। तो ज़ाहिरी तौर पर अगर कोई भी डिफेंस एनालिस्ट इसका तजिया करेगा तो वो यही कहेगा कि इनकी फतह यकीनी थी। लेकिन अक्सर ऐसा होता है जंगों में कि ये मुकाबला सिर्फ रिसोर्सेज का नहीं होता, बल्कि जो इनको बेहतर तरीके से अपने वसाइल को इस्तेमाल करता है, वो जंग में वाज़ह फ़र्क पैदा कर देता है। कुरान मजीद हमें ये भी बताता है कि अल्लाह ताला ने जंग से पहले मुसलमानों पर सुकून नाज़िल फरमाया और इसी दौरान बारिश भी हुई, जिसकी वजह से मैदान की कैफियत मुकम्मल तौर पर बदल गई। यहाँ मैं आपको एक तारीखी हकीकत भी बताना चाहता हूँ कि जंग सिर्फ जिस्म से नहीं लड़ी जाती मैदान जंग में, बल्कि ज़हन से भी लड़ी जाती है। और अगर कोई फ़ौज खौफ में मुब्तला हो जाएगी तो बेहतरीन हथियार भी उसके काम नहीं आ सकेंगे। लेकिन अगर एक फ़ौज बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज़ हो, पुरएतमाद हो, कॉन्फिडेंट हो और अपने मकसद के ऊपर वो यकीन रखती हो, तो उसकी क़ुव्वत कई गुना मैदान जंग में बढ़ जाती है। 17 रमज़ान 2 हिजरी, अब इंतज़ार का वक़्त ख़त्म हो गया था और जंग शुरू होने को थी, लेकिन अरबों के अंदर एक कदीम ट्रेडिशन है और वो ये कि 1 टू 1 फाइट होती है और उसके बाद से बाकायदा जंग का आगाज़ होता है। कुरैश की तरफ से अतबा बिन रबिया, शबिया बिन रबिया और वलीद बिन
अतबा मैदान में आई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हज़रत हमज़ा, हज़रत अली और हज़रत उबैदा बिन हारिस को आगे भेजा। चंद ही लम्हों में ये वन ऑन वन फाइट खत्म हुई और ये कामयाबी मुसलमानों के हिस्से में आई। ये सिर्फ 3 अफ़राद की कामयाबी नहीं थी, बल्कि इसकी वजह से बैटलफ़ील्ड का जो सारा माहौल है, वो साइकोलॉजिकली मुसलमानों की फ़ेवर में चला गया, क्योंकि कभी-कभी पहला तासर जंग के अंदर वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अब दोनों लश्कर आगे बढ़ते हैं, तीरों का तबादला होता है और एक बाकायदा जंग का आगाज़ होता है, और अगर हम इस सारी जंग में तलवारों और तीरों की बातें करते रहेंगे, तो जंग बदर की जो असल कहानी है, उसको शायद हम मिस कर जाएँगे। इस पूरे मार्के में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिरकत एक वॉरियर की नहीं थी, बल्कि एक मिलिट्री कमांडर की हैसियत से वो शामिल थे। और मिलिट्री कमांडर की असल ज़िम्मेदारी ये नहीं होती कि वो हर महाज़ पे जाके लड़े, बल्कि उसकी ज़िम्मेदारी ये होती है कि वो हर मार्के के ऊपर नज़र रखे, अपनी फ़ौज को मुनज़्ज़म रखे और बदलती हुई सूरत-ए-हाल के मुताबिक मज़ीद फ़ैसले ले। अगर तादाद ही कामयाबी का मयार होता, तो शायद बदर का नतीजा थोड़ा मुख्तलिफ होता, क्योंकि कुरैश तादाद में भी ज़्यादा थे और उनके पास वसाइल भी ज़्यादा थे। लेकिन तारीख़ हमें एक हकीकत ये भी बताती है कि बेहतर और मुनज़्ज़म फ़ौज अक्सर ज़्यादा बड़ी फ़ौज के ऊपर बर्तरी हासिल कर लेती है। चंद घंटों बाद जंग का तवाज़ुन बदलना शुरू हुआ, कुरैशी सफ़ों में इंतशार फैलने लगा और उनके कई अहम जो लीडर हैं, वो मारे गए, बाज़ ने पसपाई इख्तियार की और बिल आखिर कुरैश का जो लश्कर है, वो मैदान छोड़ने पर मजबूर हो गया। ये सिर्फ एक मिलिट्री विन नहीं थी, बल्कि ये अरब की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है, उसके बैलेंस के अंदर एक बहुत बड़ी चेंज थी, क्योंकि मदीना अब सिर्फ एक न्यूली एस्टैब्लिश्ड स्टेट नहीं थी, बल्कि मदीना एक न्यूली इमर्जिंग पॉलिटिकल रियलिटी बन चुकी थी अरब वर्ल्ड के अंदर। लेकिन अगर मैं ये कहानी यहीं पर ख़त्म कर दूँ, तो शायद एक बहुत ही अहम सवाल जो आप मेरे से ना पूछ पाएँ कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि मुसलमानों के पास बेहतर हथियार थे, या क्या उनकी तादाद ज़्यादा थी? अगर नहीं थी, तो फिर ऐसा कौन-सा एलिमेंट था जिसकी वज़ह से पूरी जंग का जो रुख है, वो बदल गया? अब आएँ ज़रा हम एक कदम पीछे चलते हैं और इस पूरी जंग को दोबारा से रिव्यू करते हैं, लेकिन इस मर्तबा हम इसको तलवारों से, रिसोर्सेज़ से या मोबिलिटी से नहीं, बल्कि एक स्ट्रैटेजी की नज़र से देखते हैं, तो शायद हमें मालूम पड़े कि बदर की असल जो फ़तह है, वो मैदान जंग में नहीं, बल्कि उससे बहुत पहले होने वाले फ़ैसलों में छुपी हुई थी। अगर मैं ग़ज़वा बदर को 4 लफ्ज़ों में एक्सप्लेन करूँ, तो शायद वो 4 लफ्ज़ होंगे: इन्फॉर्मेशन, लीडरशिप, कंसल्टेशन एंड टाइमिंग। और ये चारों चीज़ें पूरे स्टोरी के अंदर हमारे साथ मुसलसल मौजूद रहीं। सबसे पहले एक इन्फॉर्मेशन आई, उसके बाद लीडरशिप ने एक फ़ैसला किया, उसके बाद कंसल्टेशन की गई और फिर सही वक़्त का इंतख़ाब किया गया। इसीलिए ग़ज़वा बदर का जो लेसन है, वो सिर्फ़ 7th सेंचुरी तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि आज भी दुनिया की हर फ़ौज, हर गवर्नमेंट और हर इंस्टीट्यूशन इन्हीं फ़ैसलों के ऊपर अमल करता है। वसाइल बदल गए, टेक्नोलॉजी बदल गई, लेकिन जो डिसीजन मेकिंग के जो बेसिक रूल्स हैं, वो आज भी वही हैं। और बदर के बाद पूरे अरब वर्ल्ड ने मदीना की रियासत को एक नए नज़रिए से देखना शुरू किया। कबाइल अपने फैसले बदलने लगे और इत्तेहाद तब्दील होने लगे, और जो बैलेंस ऑफ पावर है, वो आहिस्ता-आहिस्ता तब्दील होना शुरू हो गया। ये सिर्फ एक जंग की फ़तह नहीं थी, बल्कि एक नए सियासी हकीकत का आगाज़ भी था। लेकिन तारीख़ कभी एक जैसी नहीं रहती। सिर्फ 1 साल के बाद वही मुसलमान, वही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तकरीबन वही सहाबा और एक और मैदान में खड़े हो गए, ओहद का। लेकिन इस मर्तबा नतीजा बदर से मुख्तलिफ क्यों था? क्या मुसलमान ताकत में कम हो गए थे, या क्या उनकी क़यादत बदल गई थी? नहीं तो फिर फ़र्क कहाँ था? शायद फ़र्क सिर्फ हथियारों में नहीं, बल्कि फ़र्क एक फ़ैसले में था, और यही हमारी नेक्स्ट एपिसोड का टॉपिक भी होगा। आई एम डॉक्टर ज़ुहैब गिलानी एंड यू आर वाचिंग द गिलानी डॉक्ट्रिन, जहाँ हम आपको तारीख़ को सिर्फ बयान नहीं करते, बल्कि हम एक स्ट्रैटेजिक थिंकिंग जो तारीख़ के बहुत सी स्टोरीज़ के बीच में छुपी हुई है, उसको समझने की कोशिश भी करते हैं। याद रखिए, तारीख़ हमें सिर्फ ये नहीं बताती कि क्या हुआ था, बल्कि तारीख़ हमें ये भी सिखाती है कि फ़ैसले कैसे किए जाते हैं, और शायद आज की दुनिया को इसी सबक की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है।